हेलो गाइस, वेलकम टू साइको फॉर यू। सो गाइस, वीडियो की सीरीज चल रही है। हमने जो भी एनटीटी का एग्ज़ाम है, एनटीटी की पोस्टें आई थी, प्री प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है पंजाब में। सो उसके रिगार्डिंग जो भी हमारा एक कोर्स चल रहा है, तो यहीं से जो सीरीज चल रही है वीडियो की, यह वीडियो का 5th पार्ट है। ऑलरेडी हमने 4 पार्ट कर लिए हैं। सो जो हमारे चैनल के साथ नए कैंडिडेट आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो जो चार चार पार्ट्स हमने कर लिए हैं, ठीक है, तो वो वीडियो उन सारी वीडियोस को पहले वो क्या करें, देख लें। उसके बाद मीन्स इस वीडियो में आएँ, क्योंकि यह सीरीज़ चल रही है एक, और स्टेप बाय स्टेप मीन्स हम यहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक्स रहेगा इसमें, तो वह बच्चों की नीड्स और उनके राइट्स से रिलेटेड है। बच्चों की क्या आवश्यकताएं होती हैं और क्या अधिकार होते हैं। सो इस टॉपिक का नाम आप दे सकते हो, नीड्स एंड देयर राइट्स, ठीक है। जो भी बच्चों की नीड्स होती है और जो भी उनके राइट्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो ये आप टॉपिक का नाम दे सकते हो इसको। सो हमारे पास चलो स्टार्टिंग है करें कि हम जो भी एक बच्चा है या जो भी व्यक्ति है, उसको अपने अगर वह धरती पे रहना चाहता है, तो उसकी कुछ नीड्स होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसको वह मीन्स पूरा करके ही वह एडजस्टमेंट कर सकता है अपने लाइफ में, अपनी इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो इसी मीन्स जैसे जैसे अगर मैं बच्चे की बात करूं, तो बच्चे जैसे जन्म ले लेते हैं ना, तो जन्म लेने के बाद मीन्स उनकी नीड्स का जो दायरा है, ठीक है, वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये भी आपको पता होगा, ठीक है। सो बच्चों के क्या आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उन्हें विकास के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हीं आवश्यकताओं के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पूरा मैटर ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो सिंपली हम थोड़ा बहुत यहाँ से देख लेते हैं। देखो, कह रहे हैं कि बच्चों को विशेष देखभाल और पोषण की आवश्यकता होती है, और यह तथ्य उतना ही मीन्स जो यह फैक्ट है, मीन्स उन्हें एक प्रॉपर केयर की और प्रॉपर उनको पालन पोषण की उनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यह फैक्ट उतना ही हमारा प्राचीन है। क्योंकि जितनी हमारी सभ्यता जिस टाइम तक मीन्स जब जब से हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई है, उसी टाइम से हम कह सकते हैं कि भाई, जो भी एक चाइल्ड है, उसको उसकी देखभाल करना और उसका पालन पोषण करना ही उसकी एक आवश्यकता हो सकती है। जैसे कि अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि नवजात शिशु की बात करें, तो जीवित रहने के लिए उन्हें बड़ों की देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है, और उसकी कुछ वहाँ पे विभिन्न योग्यताएं और वातावरण में एडजस्टमेंट करने के लिए उसे मीन्स कुछ ना कुछ जो हेल्प करती हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कि वह यहाँ पे देख सुन, जो भी चख सूंघ और महसूस कर सकता है, आवाज़ें निकाल सकता है, ठीक है। तो अपनी और दूसरों को आवाज़ें दे करके जो भी अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसमें वह समर्थ उसमें होता है, वह हिल डुल सकता है, और जो भी स्तनपान है मीन्स माँ का दूध पीना, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कर सकता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को करने के साथ साथ अगर बात करें, तो यहाँ पे उनके लिए केयरेबल हो गया कोई ना कोई देखभाल करने वाला, तो इनकी भी यहाँ पे ज़रूरत होती है। हालांकि वह सब कुछ कर रहा होता है, क्योंकि यह बॉडी के पार्ट्स हैं, सेंसरीज हैं, जो सेंसरीज के माध्यम से ये सारी चीज़ें वो कर रहा है। उसके पास कुछ सेंसेस पाई जाती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता है। सो देखो, सिंपली यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, सो कॉन्सेप्ट हमारे पास आया है नीड्स, है ना। तो देखो, आपको पता है कि भाई, जो नीड्स है ना, नीड्स, ठीक है, तो आवश्यकताओं, अगर अगर व्यक्ति के पास नीड्स न होती, मान लो अगर व्यक्ति की आवश्यकताएं ही न होती, तो क्या हम कोई ना कोई अपने संसार में रह पाते, ठीक है। ये चीज़ सोच के देखिए थोड़ा सा आप, कि अगर व्यक्ति के पास आवश्यकताएं ही ना होती, तो क्या हम संसार में कुछ कर पाते। कुछ नहीं हमने करना था, हमने जस्ट बैठना था फिर, क्योंकि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे जैसे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वैसे वैसे क्या है कि हम कुछ ना कुछ फिर अपने इन्वायरमेंट में या अपने सोसाइटी में कुछ ना कुछ करते हैं। तो वही एक्टिविटी, जो भी हम कार्य मीन्स कर रहे हैं, वह कार्य हमारी किसी ना किसी ज़रूरत के साथ, किसी ना किसी आवश्यकता के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यदि आप मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, तो यह मीन्स कहीं ना कहीं आपकी कोई नीड हो सकती है, आपकी कोई आवश्यकता हो सकती है, कि भाई आप इस चैनल को देख रहे हो, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिल सकती है, ताकि वो आपके जीवन में काम आए, ठीक है, या आपके एग्ज़ाम में काम आए। तो आपको एग्ज़ाम में पास होना है, तो वो पास होना भी एक ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। और स्टडी करना एक कार्य है, ठीक है। तो कहने का मतलब, जैसे ही हमारी ज़रूरतें आती हैं, तो वैसे वैसे ही हम क्या करते हैं, अपना काम करते जाते हैं, क्लियर है। तो अगर आवश्यकताएं ही ना होती, तो हमने कोई भी कार्य नहीं करना था, ठीक है, हमने फ्री रहना था, ठीक है, सारा दिन पूरा दिन फ्री घूमना था, क्योंकि हमने कुछ नहीं करना था हमारे पास। तो व्यक्ति की आवश्यकताएं ही उसका कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एम हो सकती है, उसके लक्ष्य हो सकते हैं, ठीक है। सो
आवश्यकता का मीन्स जो भी हम जो है टॉपिक है इसको पढ़ने से पहले मीन्स जो क्वेश्चन बन सकते हैं पहले मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं कर लेता हूँ, क्योंकि देखो भाई साइकोलॉजी है और साइकोलॉजी में अब हमने नीड्स को टच कर ही लिया है। तो नीड्स में आपने एक पर्सन है जो याद रखना है जिसका नाम है अब्राहम मैस्लो। ठीक है, ये है अब्राहम मैस्लो। तो इसके बारे में आपने सुना होगा अब्राहम मैस्लो के बारे में, जिन्होंने नीड्स का एक हेरिकिकल कॉन्सेप्ट दिया। सो इन्होंने मीन्स जो भी आवश्यकताओं का एक कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट में हमारे पास मीन्स इन्होंने कुछ नीड्स को एक क्रम में, ठीक है, एक क्रम में रखा था, एक ऑर्डर में रखा था, और जो वो ऑर्डर था वो नीचे से ऊपर की ओर जाता था। ठीक है, वो नीचे से ऊपर की ओर जाता था। ठीक है, इन्होंने इस तरीके से एक क्रम रखा था, एक स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो वो नीचे से ऊपर की ओर जाता था। तो हमारे पास जो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट, तो इसमें हमारे पास आती है जो नीड आती है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, क्योंकि हमने इसको जब टच कर ही दिया है तो थोड़ा बहुत इसको भी देख लेते हैं, फिजियोलॉजिकल। सेकंड हमारे पास यहाँ पे आता है सिक्योरिटी, कि व्यक्ति को भाई सिक्योरिटी की भी ज़रूरत होती है। थर्ड हमारे पास आता है लव एंड बिलोंगिंग। ठीक है, लव एंड बिलोंगिंग। फोर्थ हमारे पास आता है यहाँ पे सेल्फ स्टीम, कि व्यक्ति को एक सेल्फ स्टीम मीन्स रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये एक तो आपने याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, जो यह क्वेश्चन नीड्स की बात कर रहे हैं तो नीड्स के अकॉर्डिंग यह क्वेश्चन आपको मिल सकता है आपके साइकोलॉजी में। तो यह थ्योरी है एक, जो कि नीड्स हेरिकिकल कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं आवश्यकताओं का पदानुक्रम। ठीक है, और इसको दिया था अब्राहम मैस्लो ने। ठीक है, इसको दिया था, जहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, अब्राहम मैस्लो ने। ठीक है, तो ये आप मैस्लो का नाम मत बोलना नीड्स की बात आए तो। ठीक है, सो ऐसे ही ये तो हो गई हमारे पास एक थ्योरी की बात। शॉर्ट में ही हम कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं मैटर पढ़ेंगे, मीन्स ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे। और जैसे ही नीड्स आती है तो नीड्स में एक आ जाता है भाई मोटिवेशन का साइकिल। वह नीड्स पर ही आधारित है, क्योंकि मोटिवेशन और कहीं ना कहीं नीड्स जो कि आवश्यकताएं होती हैं और अभिप्रेरणा होती है, उसका कहीं ना कहीं आपस में एक रिलेशन बनता है। वो कैसे बनता है, वो मोटिवेशन साइकिल में पढ़ते हैं हम। देखो मोटिवेशन साइकिल में एक्चुअल में होता क्या है कि वही है, एक साइकिल चलता है। मीन्स एक जगह से हम चले और उसी जगह पर हम आकर के रुक गए, जहाँ उसी जगह पे पहुँच गए और फिर वापस। मीन्स इसी तरीके से यह लगातार जो है यह चलता रहता है साइकिल। ठीक है, सो अब इस साइकिल में होता क्या है एक्चुअल में, तो मैं ये बता देता हूँ आपको। तो इस साइकिल में हमारे पास फर्स्ट में आती है नीड्स, हमारे पास फर्स्ट में आती है आवश्यकता। ठीक है, तो देखो भाई आवश्यकता मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी ऐसी ज़रूरत, ठीक है, मीन्स जो जहाँ पे मीन्स वो हमारी लाइफ के लिए कहीं ना कहीं, या हमारे समाज में कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए इन्वायरमेंट में वो हमारे लिए ज़रूरी होती है, उसको हम नीड्स बोल सकते हैं, आवश्यकता बोल सकते हैं। ठीक है, सो जैसे ही आवश्यकता आती है तो वैसे ही हमारा दिमाग उस आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं सोचने समझने और विचार करने लग जाता है। और मीन्स कहीं ना कहीं ज़्यादा ओवर थिंकिंग हम कह सकते हैं, कि ज़्यादा सोचने लग जाता है कि भाई उस आवश्यकता को कैसे पूरा किया जाए। तो उसी चीज़ को सोचना समझना जो होता है उसको बोलते हैं हम कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। तो आपने यह वर्ड सुना होगा, इसको बोलते हैं द्वंद्व, हिंदी में बोलते हैं द्वंद्व, या इसको बोलते हैं अंतर्नोद। ठीक है, या इसको बोलते हैं अंतर्नोद। ठीक है, इसको हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, कॉन्फ्लिक्ट्स वर्ड आपको पता होगा कि भाई कॉन्फ्लिक्ट्स एक तरीके के द्वंद्व होते हैं, जिसको हम सिंपली कह सकते हैं कि भाई इसमें यह एक तरीके की ना व्यक्ति को तनाव देता है, एक तरीके के का व्यक्ति को टेंशन में डालता है कि भाई उस नीड्स की आपको ज़रूरत है और उसको पूरा करो। जैसे कि आज के टाइम में बात करूं तो वही रोज़गार, कहीं ना कहीं से रोज़गार मिल जाए। जो यंगस्टर है वो जो मीन्स बेरोज़गार हुए पड़े हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोग, ठीक है, जिनको कहीं ना कहीं रोज़गार नहीं मिल सकता, तो रोज़गार कहीं ना कहीं उनकी नीड्स हो सकती है। और यह रोज़गार ना मिलना उनके लिए कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहा है। कहीं ना कहीं जो यंग एज के स्टूडेंट लगा लो या व्यक्ति लगा लो, ठीक है, जो फ्री हैं कुछ करने के लिए, उनके पास कुछ नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स में जा सकते हैं, मीन्स तनाव में जा सकते हैं, टेंशन में जा सकते हैं। ठीक है, सो जब टेंशन में जाएंगे तो यहाँ पे मीन्स उनकी जो एक ना उत्तेजना बढ़ेगी, इसको बोलते हैं स्टिमुलेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टिमुलस या स्टिमुलेशन, या इसको सिंपली अराउजल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो, जितना स्क्रीन में मेरे पास स्पेस है मैं उतना लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो पहले नीड्स आई हमारे पास, आवश्यकता आई। आवश्यकता आने पर
हमारे मीन्स माइंड में कुछ थिंकिंग होने लगी, हम सोचने लगे उसके बारे में, मीन्स कैसे पूरा किया जाए, क्या किया जाए, ठीक है। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स, इसी को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, मीन्स दिमाग में कुछ टेंशन सी चल रही है, ठीक है। फिर उस टेंशन के कारण मीन्स आगे हम कौन से स्टेप में जाते हैं, स्टिमुलस में जाते हैं, मीन्स उत्तेजित होते हैं। उत्तेजित का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार होना, उसको बोलते हैं उत्तेजना, ठीक है। मीन्स हम कोई ना कोई फिर यहाँ एक्टिविटी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद मीन्स यहाँ पे हम कुछ बिहेव करते हैं, ठीक है। सो आगे जाता है हमारा जो काम, वो किस पे जाता है, बिहेव की ओर जाता है। और उस बिहेव को बोलते हैं, यह बिहेव हमारा मीन्स हमारे एम्स तक पहुँच, मीन्स एम को प्राप्त करने के लिए किया गया व्यवहार, इसमें आ जाता है आगे हमारे पास, ठीक है। इसमें आ जाता है, इसको बोलते हैं लक्ष्य को निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यवहार करना कोई ना कोई, ठीक है। तो जब हम कोई ना कोई यहाँ पे व्यवहार कर रहे होते हैं, मीन्स हमारी नीड्स आई, नीड्स को पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ हम तनाव में चले गए। जब तनाव में चले गए तो फिर हम उत्तेजित हुए कि भैया ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे तो हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वही कुछ ना कुछ जो कर रहे हैं वो हमारा बिहेवियर है जहाँ पे, ठीक है, ताकि हम गोल तक पहुँच जाएँ। और जब हम गोल तक पहुँच जाते हैं तो मीन्स इसको बोलते हैं अचीवमेंट, मीन्स हमने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया, ठीक है, हमने कुछ ना कुछ उपलब्धि को प्राप्त कर लिया। अब जिस चीज़ की हमें आवश्यकता थी उस चीज़ को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया, अचीव हो गए हम वहाँ तक, ठीक है। और जब वहाँ तक हम अचीव हो जाते हैं तो आगे जा कर के फिर हमारी एक जो भी कार्य करने की रेट होती है वो कम हो जाती है। मीन्स यहाँ पे हम सिंपल कह सकते हैं जो हमारी उत्तेजना थी, ठीक है, जो भी हमारी उत्तेजना थी वो क्या है, कम हो जाएगी, ठीक है। उत्तेजना में कमी आना, ठीक है, उत्तेजना में कमी आना। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव रिडक्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है लास्ट में, ड्राइव रिडक्शन। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैंने लिख दी, बट राइटिंग की वजह से मैं थोड़ा इसको अच्छे वे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नीड्स आता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आता है भाई, नीड्स आता है। जब आवश्यकताएँ आती हैं तो हमारे दिमाग में एक तरीके की टेंशन रहती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। तो फिर हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए। कॉन्फ्लिक्ट्स आने पर हमने कोई ना कोई मीन्स कुछ ना कुछ हमारी बॉडी कुछ ना कुछ एक्ट करने के लिए या कार्य करने के लिए तैयार हो गई, और उसी तैयारी को बोलते हैं भाई अराउजल या स्टिमुलस, ठीक है। तो उसके बाद हमने कोई ना कोई कार्य किया, मीन्स कोई ना कोई बिहेव किया, तो इसको बोलते हैं गोल ड्राइव्ड बिहेवियर, मीन्स गोल तक पहुंचने के लिए किया गया कोई ना कोई व्यवहार, ठीक है। सो उसके बाद व्यवहार के बाद हमारा आता है हमारे पास उपलब्धि, अचीवमेंट, कि हम उस फिर व्यवहार के बाद हम जो गोल है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और उसके बाद हमारे कार्य करने की रेट में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसको बोलते हैं ड्राइव रिडक्शन। तो ये साइकिल है, जो साइकिल में जो भी हमने स्टेप्स पढ़े, एक्चुअल में यह हम इसको स्टेप नहीं बोलेंगे, हम इसको साइकिल ही बोलेंगे कि एक जगह से चले और उसी जगह तक हम पहुंच गए। फिर मीन्स जब हमें ड्राइव रिडक्शन हो गई, फिर हमें कोई ना कोई नई आवश्यकता आएगी, और उस नई आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए हमारे पास फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। फिर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए आगे हम स्टिमुलस में जाएंगे, फिर गोल ड्राइव बिहेवियर में जाएंगे, फिर अचीवमेंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ड्राइव रिडक्शन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से साइकिल में चलती रहती है। तो इसको बोलते हैं मोटिवेशन साइकिल। तो ये आप याद रखना, क्योंकि इसमें हम आवश्यकताओं के बारे में पढ़ेंगे, और आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए हमें मोटिवेट होना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी कार्य को करना है तो यदि आप उसके लिए मोटिवेट नहीं है, देखो आवश्यकता तक पहुंचने के लिए कार्य को करना और कार्य को करने के लिए मोटिवेट होना, है ना। तो आवश्यकता, कार्य, मोटिवेट मीन्स जिसको हम बोलते हैं अभिप्रेरणा या प्रेरित होना, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्लियर है। तो होप कि आप ये समझ गए होंगे। तो अब मैं यहाँ पे अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो इसमें हम सिंपली यहाँ पे देखो थोड़ा सा बताया कि जो यह टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें हमने क्या कुछ पढ़ना है, कि वही बच्चों के लिए जो भी उसका फिजिकली उसकी केयर होती है, उसकी प्रेरणा, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड है प्रेरणा, और जो भी उसके लिए स्नेह रहता है, प्यार है, उसकी आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसकी चर्चा करेंगे। और आवश्यकताओं को इसमें हम बच्चों की जो भी विशेष आवश्यकताएं होती है उसको जान सकेंगे, ठीक है। बच्चों के यहाँ पे हम कुछ अधिकार, तो मैंने बताया था ना, हम यहाँ पे राइट्स वगैरह भी पढ़ेंगे कि क्या अधिकार होते हैं बच्चों को, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बच्चों को क्या राइट्स दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम, क्लियर है। सो होप के यहाँ पे आपको अब इतना कुछ मीन्स पता चल गया होगा कि क्या कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमारे पास आया, देखो जीवित रहने के लिए बालिका को देखभाल की आवश्यकता होती है, ठीक है। सो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने लिया है कि एक 5 वर्ष की उम्र तक वह अपने नज़दीकी वातावरण में परिचित हो जाती है और बिना मार्गदर्शन के अपने आस पड़ोस में आ जा सकती है, परंतु यदि एक उसका केयरेबल होता है, जो पालन करता होता है, जो पालन पोषण करने वाला होता है, ठीक है। सो
उस पालन पोषण करने वाले के साथ जब वह बाजार उसको ले जाता है, बाजार जाती है उसके साथ, तो वह उसे उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मीन्स उसकी यहाँ पे कहीं ना कहीं हाथ पकड़ना एक क्या हो सकती है, आवश्यकता हो सकती है भाई, या उसकी ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट से वह परिचित नहीं है तो उस इन्वायरमेंट को जानने के लिए उसे किसी ना किसी पालनकर्ता, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, या केयरगिवर की ज़रूरत है, और उसके साथ उसको रहना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चे को हर उम्र में देखभाल की आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता होती ही है, पर उम्र और परिवेश के अनुसार देखभाल क्या है, परिवर्तन होता रहता है, उसकी जो भी देखभाल है, ठीक है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। मीन्स जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो भी हम उसकी केयर करना है वो कम भी करते जा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते जाएंगे, ये आपको भी पता है। आगे हमारे पास आया है प्रेरणा की आवश्यकता, तो वही वर्ड है प्रेरणा, मीन्स कुछ ना कुछ अभिप्रेरणा कह सकते हैं या प्रोत्साहन बोल सकते हैं, क्लियर है। तो प्रेरणा शब्द को हम पढ़ेंगे। तो वैसे तो मैंने आपको एक प्रेरणा की, जहाँ अभिप्रेरणा की, जहाँ सिंपली मैं कहूँ आपको मोटिवेशन की डेफिनेशन बता दी है कि मोटिवेशन होता क्या है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन हमारे पास दो तरीके की होती है, एक तो इंटरनल, ठीक है, एक एक्सटर्नल, बाहरी, ठीक है। अगर मोटिवेशन की डेफिनेशन की बात करूं यहाँ पे मैं, सो डेफिनेशन ये कहती है कि जब भी हम किसी कार्य को करने में जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में एक इंटरेस्ट रखता है, वह उस कार्य को करने में वह उसका पसंदीदा कार्य है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वो कार्य अगर इंटरेस्ट रखता है तो कहीं ना कहीं वह कार्य उसके लिए आवश्यकता भी हो सकता है, उसकी नीड्स के साथ भी जुड़ा हो सकता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए फिर क्या है, वो मोटिवेट है, ठीक है। सो यह इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, दो तरीके की लगभग हमारे पास मोटिवेशन होती है। आंतरिक, इसको बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा, इसको बोलते हैं बाहरी अभिप्रेरणा या बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। सो आंतरिक अभिप्रेरणा को सिंपली आप कह सकते हो कि जब कोई व्यक्ति अपने आंतरिक मन से, अपने अंदर से, मीन्स उसका जमीर या उसका मन, ठीक है, कि व्यक्ति जो भी अपने दिमाग में कोई कार्य सोच रहा है और वह उस कार्य को करने के लिए जब खुद अपनी इच्छा अनुसार रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है उस कार्य को करने के लिए, कि भाई हाँ, अगर मैंने कोई टेस्ट पास करना है तो भाई हाँ, ये टेस्ट पास मैंने करना ही है, ठीक है। अगर मैंने आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो भाई आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करना ही है। वह अपने अगर आंतरिक मन से इस चीज़ को सोच करके कुछ ना कुछ कर रहा है तो इट मीन्स वह इंटरनली मोटिवेटेड है, ठीक है। सो एक्सटर्नली तरीके से अगर मैं बात करूँ तो इसमें जब व्यक्ति किसी बाहरी वस्तु, जहाँ बाहरी वस्तु को हम एज ए स्टिमुलस रख सकते हैं, ठीक है। बाहरी वस्तु या एज ए स्टिमुलस मीन्स कोई उत्तेजित करने वाली ऐसी वस्तु जिसको देख करके या किसी व्यक्ति के कहने पे, मीन्स व्यक्ति के विचारों के आधार पर, ठीक है, वह प्रेरणा लेकर के किसी व्यक्ति से प्रेरित होकर के कोई कार्य करता है तो उसको हम एक्सटर्नल मोटिवेशन में रखेंगे, क्लियर है। तो मोटिवेशन दो तरीकों की आती है। एक तो यदि आप किसी कार्य को खुद करना चाहते हो, वो आपकी इच्छा के अनुसार चल रहा है, इट मीन्स आप इंटरनली वे से मोटिवेटेड हो। अगर आप किसी कार्य को भाई किसी दूसरे के कहने पे कर रहे हो तो आप फिर बाहरी किसी ऑब्जेक्ट से या किसी वस्तु से या कोई स्टिमुलस से क्या क्या है, मोटिवेटेड हो। सो यहाँ पे अब इस कंडीशन की अगर बात करें, इस सिचुएशन में क्या रहता है हमारे पास, कि इस सिचुएशन में लगभग हम कह सकते हैं कि 99% चांसेस होते हैं कि व्यक्ति इसमें सक्सेस हासिल करता है, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में अगर बात करें तो व्यक्ति सक्सेस भी प्राप्त कर सकता है और फेल भी हो सकता है, ठीक है। इस सिचुएशन में व्यक्ति सफल भी हो सकता है और असफल भी हो सकता है, ठीक है। सो ये था हमारा पास कुछ मोटिवेशन के बारे में। सो चलिए हम यहाँ पे प्रेरणा के बारे में पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल को लेकर के हम थोड़ा बहुत देखेंगे आगे। तो कह रहे हैं कि भाई छोटा सा एक प्रयोग दिया है, कह रहे हैं एक ऐसे कमरे में बैठ जाइए आप जो बिल्कुल खाली हो, और उस कमरे में ना तो कोई पिक्चर्स हो, ना ही कोई कैलेंडर हो, और न ही कोई मीन्स वहाँ बुक्स वगैरह हो, ना ही कोई वहाँ पत्रिकाएँ हो, मीन्स कुछ ना कुछ भी करने के लिए उस रूम में कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रूम खाली होना चाहिए। बस उसकी दीवारें हों, ठीक है, रूम की दीवारें होती हैं वैसे, मीन्स उसकी दीवारों पे कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे अगर कोई रूम में खिड़की वगैरह है, दरवाजे वगैरह हैं, तो वो भी प्रॉपर तरीके से उसकी बंद
बंद होनी चाहिए, पर्दों से ढकी होनी चाहिए, ताकि आप कहीं ना कहीं बाहर भी ना देख पाओ। ठीक है, तो अब उस कमरे में बिना कुछ करे अकेले बैठे आप क्या कर मीन्स आप क्या सोचोगे, वहाँ पे क्या करोगे? तो यदि आपको मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ जाए कि भाई इस तरीके की सिचुएशन में यदि आपको डाल दे दिया जाए, तो आपके लिए मैं मानता हूँ कि कुछ ही मिनट या कुछ ही घंटे, ठीक है, वहाँ पे मीन्स स्टे कर पाना आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, थोड़ा आप मीन्स कठिनाई महसूस करोगे वहाँ पे। सो अगर आप सचमुच कुछ घंटों के लिए उस बंद कमरे में मान लो कि बैठ जाते हो, तो संभव है कि उस टाइम पे आप कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हो। तो यहाँ पे कह सकते हो कि कुछ समय वहाँ पे आपने कल्पना की होगी, मीन्स इमेजिनेशन, कुछ ना कुछ थिंकिंग वगैरह की होगी, और कुछ समय मीन्स कह रहे हैं कि आपने सोकर गुजारा होगा। ठीक है, और कुछ घंटे आप बाहर, तो मीन्स वहाँ पे कुछ मीन्स कुछ घंटे आपने सोचा होगा, कुछ घंटे आपने सोए मीन्स सो करके बिताए हो। तो इस तरीके से आपने जस्ट कैसे भी टाइम पास करना है वहाँ पे। ठीक है, तो आप कर रहे होगे, लेकिन अगर इस तरीके से रहना पड़ जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ना ही तो वहाँ पे हमारी कोई नीड्स कंप्लीट हो रही है, ठीक है, ना ही कोई हमें प्रेरणा मिल रही है। तो यह क्या है, यह एक हमारे लिए डल सिचुएशन हो जाएगी। मीन्स हमारे लिए ऐसी सिचुएशन जो कि हमारे कहीं ना कहीं विकास को प्रभावित करेगी। ठीक है, क्योंकि वही वहाँ पे कुछ भी करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, वो तभी पूरा होती है जब हम कुछ ना कुछ करते हैं। क्लियर है, तो कुछ करना ही वही ज़रूरत है। ठीक है, सो यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि शायद कुछ समय बाद आपने कल्पना में सॉरी, यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ घंटों के बाद जब आप बाहर लोगों से मिलना और बात करना, चिड़ियों का चहचहाना सुनना, पत्रिका पढ़ना, कुछ और करना चाहेंगे, तो शायद किसी गतिविधि में हिस्सा लेना चाहेंगे। इस प्रयोग को करने के बाद आपको क्या पता चलता है, मीन्स जो भी हमने यह प्रयोग किया, तो इसमें कह रहे हैं कि आपको क्या पता चलता है। तो इसमें पता चलता है कि जो भी मीन्स हमारे पास कुछ ना कुछ घटना होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ हैपन्ड होता है, या जो भी हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, हमें उसकी आवश्यकता होती ही होती है, जो हमें कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो सिंपली आगे कहा है कि यदि अनुभव हमें सोचने और प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां हमारे आसपास के वातावरण की जानकारी देती हैं और हमारी क्रियाएं उसी के अनुसार हम अपनी एक्टिविटी करते हैं, तो लोग और आसपास का वातावरण हमें प्रेरणा प्रदान करता है। तो मीन्स यही बात है कि भाई जो भी हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, जो भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे इन्वायरमेंट के साथ, चाहे सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी कोई ना कोई एक्टिविटी ही है, और उसी एक्टिविटी के द्वारा हम कोई ना कोई मीन्स किसी न किसी मीन्स एक्टिविटी से या लोगों से हम क्या हो रहे हैं, प्रेरित भी हो रहे हैं, मोटिवेशन भी गेन कर रहे हैं। ठीक है, और हम वहाँ पे उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हीं घटनाओं को ज़्यादा देखते हैं जो हमारे लिए मीन्स पसंदीदा होती हैं, जिन्हें हम लाइक करते हैं, जिन चीज़ों को, या जो हमें उत्तेजित करती है। क्लियर है, सो आगे हमारे पास यहाँ पे देखते हैं मोटिवेशन के बारे में ही है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहे हैं चलिए अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि एक बच्चों के संदर्भ में हमारा जो प्रेरण से मीन्स मोटिवेशन से क्या मीनिंग है। तो कह रहे हैं कोई भी जो घटना जिसके प्रति बालिका रिस्पॉन्स देती है, वह उसके लिए क्या हो सकती है, मोटिवेशन हो सकती है। जैसे कि पिता की मुस्कुराहट हो गया, ठीक है, या उसे कोई ना कोई शाबाशी मिल रही है, प्रोत्साहन, कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ किया जा रहा है कि जैसे कि उसे लग रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, उसकी कोई ना कोई प्रशंसा की जा रही है, जैसे कि दुलारना। ठीक है, तो यह बच्चे को प्रेरणा दे सकता है, और बच्ची को इनका पता चलता है कि पिता उससे क्या है, स्नेह करते हैं या प्यार करते हैं। ठीक है, और इसी कारण वह उनके प्रति अनुक्रिया भी दिखाती है, मीन्स रिस्पॉन्स भी देती है। और ऐसे ही कह रहे हैं कि गर्म वस्तु को छूना भी एक अभी प्रेरणा ही हो सकती है। ठीक है, और जो कि बच्चे मीन्स जब गर्म वस्तु को छुआ जाता है तो हम इस कुछ ना कुछ निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो बच्चे निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि भाई गर्म वस्तुओं को छूने से उसका हाथ भी क्या है, जल सकता है। ठीक है, इन्हें छूना नहीं चाहिए। भागने और कूदने जैसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, या कुछ गेम्स में एक्टिविटीज़ रहती है हमारी, वो भी हमारे लिए या बच्चे के लिए प्रेरक हो सकती है। ठीक है, तो खिलौने, किताबें, पेड़, सितारे, नदियाँ, जो भी इन्वायरमेंट में हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं, चाहे अमूर्त है, चाहे मूर्त है, चाहे जिसकी कोई फिजिकल स्ट्रक्चर है या जिसकी कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे कि फीलिंग्स होंगी, तो वो सारी चीज़ें ही हमें कहीं ना कहीं या बच्चे को कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है। क्लियर है, सो बालिका की बढ़ती उम्र के साथ उसकी योग्यताओं और चिंतन में भी क्या आ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी आती है। ये हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आगे हमारे पास कह रहे हैं कि बच्चों की प्रेरणा की आवश्यकता उन्हें अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित करती है। मीन्स यहाँ पे अब जो मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन में कहीं ना कहीं क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चे की ज़िंदगी पे। तो
मीन्स जो बच्चा है वह अन्वेंशन करना सीखता है यहाँ पे, ठीक है। मीन्स खोजें करना, अन्वेंशन का मतलब होता है खोज करना। बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। उनकी प्रकृति है, जो उनका नेचर है वह जिज्ञासु वाला होता है। मीन्स कुछ ना कुछ जानने की प्रक्रिया, जानने की एक लालसा रखना, हम कह सकते हैं कि जानने की कोशिश करना यहाँ पे, ठीक है। और जानना, जो जानना होता है वही तो अन्वेंशन होता है, खोज करना ही तो वही जानना होता है, ठीक है। सो कह रहे हैं अन्वेंशन द्वारा बच्चे आसपास की जो भी वस्तुएं हैं, जहाँ जो भी दुनिया है उसकी जानकारी हासिल करते हैं और उन्हें लोगों और वस्तुओं के प्रति जो भी एक उत्सुकता बनाता है, ठीक है। मीन्स उनके लिए यह इंटरेस्ट क्रिएट करता है, दुनिया और वस्तुओं को जानने के अवसर मिलते हैं उन्हें, ठीक है। बच्चे खेल के दौरान जिज्ञासा और अन्वेंशन की इच्छा का कारण मानव खोज कर पाने में बच्चे खेल के दौरान सीखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये कहा है कि भाई बच्चे खेल के दौरान सीखते हैं, तो यह भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन ही है कि अगर वह प्रेरित है कुछ ना कुछ सीखने के लिए, ठीक है, तो और हम सिखाने के लिए बच्चे को कहीं ना कहीं खेल विधि का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा अभी प्रेरित होगी, ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि खेल किन्हें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो खेल तो बच्चों को अच्छा लगता ही है। जिज्ञासा और अन्वेंशन की इच्छा के कारण मानव खोज कर पाने में समर्थ हुआ है। तो मीन्स इसी जिज्ञासा और अन्वेंशन की वजह से, ठीक है, जो उनमें एक नेचर पाया जाता है बच्चों में, तो अगर इस तरीके के नेचर जो भी इस तरीके का नेचर पाया जाता है बच्चों में, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई वो एबल होते हैं एक बड़ी डिस्कवरी करने में, ठीक है, बड़ी बड़ी खोजें करने में। तो यहाँ पे हमारे पास जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रही है बच्चे की ज़िंदगी पर, ठीक है। तो मोटिवेशन कह रहे हैं जो संज्ञानात्मक विकास के लिए भी। सो आगे जहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं शाला पूर्व वर्षों में विकास के लिए एक प्रेरक वातावरण होना चाहिए। मीन्स जो भी शाला पूर्व वर्ष है, मीन्स वो एज जब बच्चे को हम किसी प्री प्राइमरी स्कूल में या किसी आंगनवाड़ी में जब हम पुट कर सकते हैं बच्चे को, तो मीन्स वो जो टाइम पीरियड रहता है वह शाला पूर्व वर्षों वाला टाइम पीरियड ही होता है। तो उस टाइम पीरियड में विकास के लिए हम इस तरीके का मीन्स इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जो बच्चों को एक प्रेरणा दे, मोटिवेशन प्रोवाइड करे। और ऐसे वातावरण से अभिप्राय है कि बालिका को भिन्न अनुभव और अन्वेंशन के यहाँ पे अवसर प्राप्त हों। मीन्स वो प्रेरक वाला वातावरण कैसा होना चाहिए, वो इस तरीके का होना चाहिए कि कहीं ना कहीं बच्चे की जब बालिका की एक नेचर बने ऐसा कि वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन कर सके, कुछ ना कुछ खोजें कर सके, ठीक है। तो उन्हें मौके मिलने चाहिए जहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस सीखने लर्न करने के लिए कुछ मौके मिलने चाहिए, और कुछ ना कुछ अन्वेंशन खोजें करने की कुछ ना कुछ मौके मिलने चाहिए, ठीक है। और उसके परिवेश में ऐसे वयस्क हों, वयस्क मतलब कि ज़्यादा नॉलेज रखने वाले व्यक्ति जो कि बालिका को अपने अनुभव और अपने अनुभव समझने में क्या करें, सहायता करें, और जो भी उस टाइम पे बालिका की क्वेश्चनिंग रहती है उनका प्रॉपर तरीके से वह उनका आंसर दे और उनको सेटिस्फाई करे, ठीक है। सो हमने सिंपली यहाँ पे कुछ किया क्या, यहाँ तक हमने जहाँ तक किया था कि भाई मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन साइकिल पढ़ा, नीड्स पढ़ा, नीड्स में हमने एक नीड्स हेरार्किकल कॉन्सेप्ट पढ़ा जो कि अब्राहम मैस्लो ने दिया था, ठीक है। और हमने जो कि मोटिवेशन है, मोटिवेशन के कुछ टाइप्स पढ़े, जैसे कि इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, और सिंपली मोटिवेशन की डेफिनेशन पढ़ी कि जब भी किसी कार्य को करने के लिए हम इच्छुक होते हैं, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि भाई हम क्या है, हम मोटिवेटेड हैं वहाँ पे, ठीक है। तो प्रेरित होना इसी को बोलते हैं कि किसी कार्य को अपनी इच्छा अनुसार करने के लिए रेडी हो जाना, तैयार हो जाना, ठीक है। तो आगे हमारे पास आता है कि भाई स्नेह जो होता है, अटैचमेंट, जहाँ हम कह सकते हैं कि प्यार, तो और परिपोषण होता है जो पालन पोषण बोल सकते हैं, इसकी आवश्यकता। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, कह रहे हैं स्नेह और परिपोषण बच्चे के विकास में महत्वता रखते हैं। स्नेह में जो और परिपोषक पालनकर्ता की परिभाषा की बात करें यहाँ पे, तो यह सिंपली हम कह सकते हैं कि एक स्नेही और परिपोषक पालनकर्ता बालिका की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देती है। मीन्स सिंपली एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा केयरेबल जो व्यक्ति का प्रॉपर तरीके से उसको कितना मीन्स कैसे प्यार देना है, उसको कैसे उसके साथ इंटरेक्ट करना है, मीन्स सॉफ्टली उसके साथ व्यवहार करना है, और उसका परिपोषक मीन्स किस तरीके का उसका खान पान रखना है, इन सारी चीज़ों का जो ध्यान देती है, तो उसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि वह स्नेहमयी और परिपोषक पालन करता है बच्चे के लिए। तो उदाहरण कह रहे हैं कि जब बच्ची रोती है तो पालन करता उसका कारण जानने का प्रयास करती है, ठीक है। मीन्स जो केयरेबल रहती है यहाँ पे, और उसका मीन्स यह ट्राई करती है कि भाई क्यों, इसका रीज़न क्या है उसका रोने का, तो वह उसे चुप कराती है, चुप कराने के लिए उसके साथ वह खेलती है या बातें करती हैं, बोलती है या उसकी बात को सुनती है, ठीक है। तो इस तरीके से जब वह उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है तो इसी को हम परिपोषण में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और बालिका के प्रश्नों का जो भी उसके प्रश्न रहते हैं, क्वेश्चनिंग क्यों वाले प्रश्न ज़्यादा करती है ना बच्ची, आपको पता है
जाता है कि जो भी आंगनवाड़ी की एज है, ठीक है, तो यह हम कह सकते हैं कि भाई यह अर्ली चाइल्डहुड हो सकती है, ठीक है। सो यह पूर्व बाल्यावस्था हो सकती है। तो इस एज में वह क्यों वाले क्वेश्चनिंग ज़्यादा पूछती है, तो उसकी प्रॉपर जो भी क्वेश्चनिंग रहती है उसका जवाब दे केयरेबल जो रहती है इसमें, और उसकी प्रशंसा करते समय या उसको समझाते हुए कुछ ना कुछ उसके साथ सॉफ्टली बिहेव करे, उसको लगे कि उसके साथ जो भी अट्रैक्शन है वो ज़्यादा गहरा हो उनके बीच और स्नेह बढ़े, ठीक है, प्यार बढ़े उनके बीच। तो ये एक जो रहता है इन्वायरमेंट, इसी को बोलते हैं हम कि यह स्नेह और परिपोषण का इन्वायरमेंट है जिसमें बच्चे की प्रॉपर नीड्स को पूरा किया जा रहा है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि स्नेह और परिपोषण सामाजिक और भावात्मक विकास के लिए भी अच्छा है, ठीक है। इसमें जो भी पालनकर्ता के साथ जो बच्चे का लगाव हो जाता है और यह लगाव उसे सभी प्रकार के कुछ भावी संबंध मीन्स भाव, उसके कुछ ना कुछ फीलिंग्स को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। इसमें बच्चे के लिए बच्चे में फीलिंग्स सीखता है जहाँ पे बच्चा, ठीक है, जहाँ पे बच्चा मीन्स प्यार हो गया, गुस्सा हो गया, ईर्ष्या हो गया, ठीक है, जेलसी, इस तरीके के मीन्स वह फीलिंग्स को गेन कर रहा है यहाँ पे। और बाल्यावस्था और किशोरावस्था में अन्य लोगों में रुचि लेता है और नए संबंध बालिका के अनुभवों को बढ़ाता है। मीन्स वह अगर बाल्यावस्था और किशोरावस्था की बात करें तो यहाँ पे अगर उनका प्रॉपर तरीके से देखभाल किया जा रहा है तो वह दूसरे लोगों में भी इंटरेस्ट रखती है बालिका, और इंटरेस्ट रखने से उनका रिलेशनशिप है जो दूसरे लोगों के साथ भी मीन्स गहरा होता है, और अन्य लोगों के प्रति उसके जो भी उसका नेचर है या जो भी उसका रवैया है वो भी उसको प्रभावित करता है, जो कि हमने कह रहे हैं कि जो भी लेसन 3 था उसमें हमने पढ़ा था। आगे हमारे पास आया है एक लाइन है, आत्मविश्वास की भावना में के महत्वपूर्ण होने का एक और कारण भी है कि यह अन्वेषण की क्रिया को भी प्रभावित करता है। तो सिंपली मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई बच्चे का यदि ज़्यादा बच्चे की देखभाल की जाएगी, उसके साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्ट किया जा रहा है, सॉफ्टली बिहेव किया जा रहा है, तो उसमें आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है, ठीक है। सो मीन्स कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है बच्चों में, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आने से मीन्स जो अन्वेषण करना है, यहाँ पे खोज करना है, ठीक है, वो क्या है, उसकी क्रिया भी यहाँ पे प्रभावित होती है। क्लियर। तो ये कुछ मीन्स कॉन्सेप्ट था हमारे पास मोटिवेशन का। आगे हमारे पास इसमें टॉपिक थोड़ा आया है कि भाई जब आवश्यकता बच्चे की पूरी ना हो, तो सिंपली है कि भाई ये चीज़ तो हम मान ही सकते हैं या समझ ही सकते हैं कि भाई जब किसी बच्चे की आवश्यकता पूरी नहीं होती, ठीक है, जब किसी बच्चे की आवश्यकता पूरी नहीं होती तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई उस बच्चे का प्रॉपर तरीके से जो भी सर्वांगीण विकास है वो नहीं होगा। और अब आवश्यकता में बहुत सारी आवश्यकताएं आती हैं, उसकी अगर फिजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही, मीन्स उसके शरीर को प्रॉपर तरीके से, उसके शरीर के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा, तो मीन्स सिंपली हम कह सकते हैं कि भाई वो बीमार पड़ सकती है, वह उसे अलग अलग तरीके के रोग हो सकते हैं। यह प्रॉपर तरीके से उसको न्यूट्रिएंट्स ना मिलना एक विकलांगता का कारण भी बन सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ मीन्स जो भी नीड्स है अगर उसको उसकी पूरी नहीं हो रही, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जस्ट शारीरिक नीड का, शारीरिक देखभाल अगर उसकी अच्छे तरीके से नहीं हो रही तो वह विकलांग हो सकती है, वह बीमार हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी जो भी एक दृष्टि है, ठीक है, या उसकी हियरिंग पावर है, ठीक है, या उसकी साइट पावर है, इसको भी कहीं ना कहीं हानि पहुँच सकती है, ठीक है। तो अगर उसको मीन्स अच्छे तरीके से बच्चे को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं तो जो भी उसकी शारीरिक शक्ति है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकती है। तो अब सिंपली हम कह सकते हैं कि भाई अगर बच्चे को प्रॉपर तरीके से उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाएगा तो इट मीन्स वह सिंपली एडजस्ट नहीं कर पाएगा अपने इन्वायरमेंट में, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर कोई बच्चा उसी कार्य या एक्टिविटी को करेगा कि जिसको करने के लिए वह क्या होता है, मोटिवेटेड होता है। परंतु मोटिवेशन में आपने ये भी याद रखना है कि जैसे जैसे बच्चा अकॉर्डिंग टू शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था बड़ा होता जाता है, या बालिका जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, तो भाई उसकी उम्र के साथ साथ उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती है। मीन्स यह चेंज हो रही हैं, उसकी नीड्स और चेंज हो रही हैं, आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, तो बच्चों की प्रेरणा भी जो क्या है, मोटिवेशन है जो, यह भी क्या है, पूरी बदलती जाती है, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो उसकी इंटरेस्ट आते हैं, उसकी वह किस चीज़ को पसंद करता है या किस चीज़ को पसंद नहीं करता, ये चीज़ें आती हैं। अगर वह किसी कार्य को या कौशल को पसंद करता है तो वह उसी कार्य या कौशल को करने के लिए मीन्स आगे उसी चीज़ को अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करता है, उसी कार्य को मीन्स आगे जा करके वह उसी में हम कह सकते हैं कि दक्ष होता है, ठीक है, उसी में वह मास्टर बनता है, क्योंकि वह उस कार्य को करने के लिए भाई कहीं ना कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था, और इंटरेस्ट रखना ही मोटिवेशन है, वह मोटिवेटेड था, ठीक है।
तो आगे हमारे पास जो आया था कि अगर उसकी ध्यान न रखेंगे तो क्या होगा, उसकी आवश्यकताओं को देखेंगे नहीं तो सिंपली है कि भाई वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा अपने एनवायरनमेंट में। तो ये तो ज़्यादा हम इसको नहीं, आगे हमारे पास जो मेन टॉपिक रहता है ना तो वो है विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे। मीन्स जो बच्चे होते हैं उनको उनको कुछ विशिष्ट आवश्यकताएँ मीन्स स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी स्पेशल नीड्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अगर मैं स्पेशल नीड्स की बात करूँ, विशेष, पहले तो हमें विशेष बच्चों के बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, सो विशेष बच्चों को यहाँ पे हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई विशेष बच्चों में देखो सिंपली आपने याद रखना है कि वो बच्चे विशेष होते हैं कि एक तो देखो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, नॉर्मल चाइल्ड, ठीक है, एक तो नॉर्मल से ऊपर, सामान्य से ऊपर और एक सामान्य से नीचे, तो दोनों कैटेगरी में जो बच्चे आएंगे, ठीक है, इन दोनों कैटेगरी में नॉर्मल से ऊपर और नॉर्मल से नीचे, यह क्या है, यह विशिष्ट बच्चों में आते हैं। ठीक है, सो सामान्य से ऊपर इसको बोल सकते हैं या सामान्य से नीचे। ठीक है, सो नीचे वाले पोर्शन में कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें हमारे पास इडियट बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, इडियट, इसमें हमारे पास इम्बेंसिल बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास हो सकते हैं मोरोन, मोरोन चाइल्ड होते हैं। ठीक है, इसमें आ सकते हैं डल, डल बच्चे भी इसमें आते हैं। तो यह विशिष्ट बच्चों में आते हैं। ठीक है, और ऐसे ही नॉर्मल से ऊपर की बात करें तो जो सुपर बच्चे होते हैं मीन्स नॉर्मल से भी ऊपर होते हैं। ठीक है, या जो इसमें सुपीरियर बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, इसमें सुपीरियर बच्चे आ जाते हैं और इसमें लास्ट में हमारे पास गॉड गिफ्टेड बच्चे आ जाते हैं जिसको हम क्रिएटिव चाइल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, क्रिएटिव बच्चे, तो इसको गॉड गिफ्टेड भी बोल सकते हैं। तो राइटिंग अगर नहीं समझ आ रही तो इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई नीचे से हम स्टार्ट करते हैं। तो नीचे से हमारे पास इडियट है, इवेंसिल है, मोरोन है, डल है, ठीक है, और हमारे पास नॉर्मल है, सुपर है, ठीक है, और सुपीरियर है और क्रिएटिव है। ठीक है, सो ये इस तरीके से हमारे पास चल रहा है एक नीचे से ऊपर। लेकिन नीचे से ऊपर मैंने क्यों, क्योंकि मैंने इसको आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग रखना है। तो जो हमारे पास इडियट है तो इडियट का जो आईक्यू लेवल रहता है वो हमारे पास रहता है 0 to 25। ठीक है, 0 से जो 25 है वो इडियट का आईक्यू लेवल है। इवेंसिल की अगर बात करें तो 26 to 50 जो है वो हमारे पास सेकंड में जो आया है इवेंसिल उसका आईक्यू लेवल रहता है। ठीक है, और मोरोन जो आए हैं वो 51 से 70 तक है, आगे 71 to 90 है, आगे 90 to 120 है। उसके बाद सुपर की बात करें तो 120 to 130, सुपीरियर की बात करें 130 to 140, और जो विशिष्ट क्रिएटिव बच्चे हैं या गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं वह रहते हैं 130 to 140। ठीक, 140 से ऊपर, यह गलत हो गया थोड़ा, 140 से ऊपर याद रखना है। और ये क्रिएटिव बच्चों का आईक्यू लेवल कितना होता है, यह 140 से ऊपर होता है और ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जा सकता है। और जहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, पंजाब में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था मोरोन, कि भाई जो मोरोन है, ठीक है, वो क्या है। ठीक है, तो मोरोन का आईक्यू लेवल आपने याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो इडियट बच्चे होते हैं बिल्कुल, ठीक है, जिसको हम सिंपली हिंदी में आई थिंक इसको जड़ बुद्धि बोल देते हैं, इनको हम केयरेबल बच्चे बोल सकते हैं। कि भाई यह वो बच्चे होते हैं जो फिजिकली तरीके से और मेंटली तरीके से बिल्कुल ही मीन्स इनमें ना तो इनकी ना तो अच्छे तरीके से फिजिकलिटी होती है। ठीक है, फिजिकलिटी तरीके से देखा जाए तो बेकार पाए जाते हैं, और मेंटली तरीके से भी ये मेंटली अपसेट होते हैं। ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब बच्चे होते हैं ये, या हम कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं मेंटली रिटार्डेशन पाई जाती है। ठीक है, सो ये बच्चे केयरेबल होते हैं, इनकी हम जस्ट देखभाल कर सकते हैं। जो इवेंसिल चाइल्ड है इसकी हम देखभाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़ा चलने फिरने के ये काबिल हो जाते हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इडियट बच्चों को तो हम ट्रेनिंग भी नहीं दे सकते, उनको तो जन्म से मृत्यु तक हमको जस्ट देखभाल ही करना पड़ेगा। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो मीन्स अगर हम उसके मुंह में निवाला डाल देंगे भोजन का तो वो खा लेंगे, नहीं तो वो वहीं पड़े रहेंगे जहाँ पर पड़े हैं। ठीक है, तो ये इनको हम ट्रेंड भी नहीं कर सकते। इडियट बच्चों को तो केयरेबल बच्चे बोल सकते हैं कि भाई ये देखभाल करने वाले बच्चे होते हैं, इनकी देखभाल करनी होती है। इनके लिए एक स्पेशल एक हायर करना पड़ता है, एक स्पेशल, चाहे आप डॉक्टर की बात कर लो, चाहे आप यहाँ पे साइकेट्रिस्ट की बात कर लो, या यहाँ पे कोई साइकोलॉजिस्ट ले लो, कुछ भी एक स्पेशल पर्सन यहाँ पे हायर करना पड़ता है जो बच्चे की जस्ट देखभाल करे। इवेंसिल में थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि यहाँ पे हम ट्रेंड कर सकते हैं। मोरोन बच्चों को ट्रेनिंग के साथ साथ शिक्षा भी प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, तो मोरोन बच्चों मीन्स एजुकेट उसको हम कर सकते हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। डल बच्चों की बात करें तो ये तो वैसे ही डल होते हैं, मीन्स इनको ऐसे नहीं है कि कोई ना कोई ज़्यादा विकार होता है,
देखने में यह पूरे हष्ट पुष्ट हट्टे कट्टे होते हैं, लेकिन जस्ट किसी काम को करने के लिए मोटिवेटेड नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए यह क्या है कि इनका दिमाग थोड़ा क्या हो जाता है कि डल हो जाता है, ठीक है। तो दिमाग से काम नहीं लेते, ठीक है। नॉर्मल बच्चे आपको पता है कि जो भी नॉर्मली अपना डेली लाइफ में जीवन जी रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं ईजिली, वो नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल से थोड़ी अगर ऊपर चले जाएं तो सुपर बच्चे चले जाते हैं। अगर मैं गॉड गिफ्टेड बच्चों की बात करूं, ठीक है, तो भाई ये तो अगर गॉड लग गया तो आपको पता है कि भाई ये तो क्रिएटिविटी अपनी करते हैं। मीन्स यह भी विशिष्ट बच्चों में क्यों आते हैं, क्योंकि इनके लिए भी जो एक इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करवाना होता है वह भी एक विशिष्ट तरीके का करवाना होता है, क्योंकि यह ईजिली से नॉर्मल बच्चों में क्या है एडजस्ट नहीं कर पाते। इनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं का दायरा बहुत बड़ा होता है। अगर एक बच्चा, एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, अगर नॉर्मल बच्चा एक एक मैथ्स का कोई सम है, मैथमेटिक्स का सम है, अगर वह एक सम को किसी सल्यूशन से समझ जाता है नॉर्मल बच्चा, तो जो क्रिएटिव बच्चा होगा वह कहीं ना कहीं एक सल्यूशन से सेटिस्फाई नहीं होगा, वह एक सम के 2 3 4 5 सल्यूशन फाइंड करके लेकर के आएगा कि भाई एक सम को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो गॉड गिफ्टेड या क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनके लिए तो सल्यूशन काफ़ी लेकर के आने पड़ते हैं। तो इसलिए इनके लिए भी जो टीचर होने चाहिए वह प्रॉपर तरीके से मीन्स एक एक्सपीरियंस बेस्ड होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि कैसे इन बच्चों को हैंडल करना है, ठीक है। तो ये जो इनमें डिफरेंस रहता है तो ये भी आप याद रखोगे। तो देखो हमने स्पेशल चाइल्ड में अभी तक मैटर नहीं पढ़ा, जस्ट आपको ऊपर ऊपर से नॉलेज बताई है ताकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको आ सकता है। सो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स में एक और कैटेगरी आती है हमारे पास यहाँ पे। तो इसमें हमारे पास देखो यहीं आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो आप, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे भी विशिष्ट होते हैं, इनको भी विशेषता होती है किसी ना किसी तरीके की। और मानसिक रूप से विकलांग बच्चे इनको भी कहीं ना कहीं मीन्स ज़रूरत होती है। और संवेगात्मक रूप से या भावात्मक रूप से, ठीक है, तो इन मीन्स यह है इमोशनली इनके इमोशंस अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। सो अगर मैं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की बात करूं तो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे मीन्स जो फिजिकली तरीके से उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे जिनको बोल सकते हैं। तो इसमें सिंपली ब्लाइंड बच्चे आ सकते हैं, ठीक है। इसमें वो बच्चे आ सकते हैं जैसे कि जिन्हें कुष्ठ रोग से संबंधित बच्चे आ सकते हैं, ठीक है। इसमें जो कुछ लोकोमोटर डिसीजेज होती हैं वो आ सकते हैं। इसमें बोनापन आ सकता है बच्चों में, कुछ बच्चे बोने होते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे स्पीच और लैंग्वेज को अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते क्योंकि उनके अंगों में, उनके जो कि माउथ ऑर्गेनल्स हैं उनमें कुछ ना कुछ विकार होता है, तो वो बोल नहीं पाते, तो वो स्पीच और लैंग्वेज से रिलेटेड डिसेबल बच्चे माने जाते हैं, ठीक है। इसमें डीफ बच्चे आ सकते हैं, बहरे या ब्लाइंडनेस बच्चे आ सकते हैं, अंधे बच्चे। एसिड अटैक भी इसमें आते हैं, ठीक है। एसिड से जो अटैक किया होता है, जिन मीन्स आपने देखा होगा एसिड अटैक होते हैं, ठीक है। कुछ शरारती तत्व हैं, ठीक है, जो कि लड़कियों पर एसिड का अटैक कर देते हैं, तो उनको भी किस कैटेगरी में रखा है, फिजिकल चैलेंज कैटेगरी में रखा है, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास हियरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड कुछ बच्चे आ जाते हैं जिनको हियरिंग मीन्स सुनने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो मेंटली रिटार्डेड की बात करें, अगर मैं मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की बात करूं तो इसमें मेंटली इलनेस आ जाती है, ठीक है। इसमें जो सेरिब्रल पल्सी है उससे रिगार्डिंग मीन्स जो कोई बीमारियां होती हैं, ठीक है, तो वो बच्चे आ जाते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी आपने पढ़ा होगा टॉपिक, जिसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसफेजिया, डिस्प्रैक्सिया है ना, तो जहाँ ADHD बच्चे हो गए, ASD हो गया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये सारे लर्निंग डिसेबिलिटी में आते हैं। तो ये जो होते हैं ये मेंटल रिटार्डेड बच्चे हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक समस्या होती है इनको, ठीक है। तो ये भी विशिष्ट बच्चों में ही आते हैं। तो ऐसे ही भावात्मक रूप से अगर बात करें तो जिनके इमोशंस, जिनके संवेग अनस्टेबल होते हैं तो वो भी इसमें आते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे अपने जो भी बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी कुछ आवश्यकताओं के अलावा भी कुछ अन्य आवश्यकताएं, मीन्स जिनको जो हमने ऊपर आवश्यकताएं पढ़ी, जो नॉर्मल बच्चों की आवश्यकताएं होती हैं वो तो होती हैं, लेकिन कुछ इनको स्पेशली कुछ अदर नीड्स की भी ज़रूरत पड़ती है। जो बच्चे विकलांग हैं उनको देखभाल की आवश्यकता होगी, ठीक है। शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे जैसे कि जो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते। तो जहाँ मानसिक रूप की बात करें तो मानसिक रूप से अगर देखें तो यहाँ पे जो भाषा से संबंधित है ना, तो भावात्मक जो जिन्हें समस्याएं होती है तो वो सारे विशिष्ट बच्चों में ही आते हैं, ठीक है। सो
होप के विशिष्ट बच्चों में जो हमने कैटेगराइज किया इसको, ये आप समझ गए होंगे। स्पेशल चाइल्ड में हमने सामान्य से नीचे पढ़ा, सामान्य से ऊपर पढ़ा, उनका आईक्यू लेवल पढ़ा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे हमारे पास हम पढ़ते हैं बच्चों के भाई अधिकार क्या हैं, ठीक है। सो बच्चों के अधिकार की बात करें तो यहाँ पे देखो सिंपली कुछ अधिकार दिए गए हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी संयुक्त राष्ट्र उद्घोषणा हुई थी तो उसमें कुछ अधिकार दिए थे कि भाई समानता का अधिकार था, विशेष सुरक्षा का अधिकार था, नाम और राष्ट्रीय का अधिकार कह रहे हैं, स्वास्थ्य, पर्याप्त पोषण, जो भी आवास है उसको प्रॉपर है, उसका ट्रीटमेंट है, चिकित्सा है, ठीक है, इन सारे राइट्स ये सारे उनको प्रोवाइड किए गए बच्चों को। विशिष्ट आवश्यकताएं वाले बच्चे होते हैं उनको एक विशेष तरीके से देखभाल की जाए तो यह अधिकार दिया गया। प्यार और पारस्परिक समझदारी, ठीक है, तो इसका अधिकार दिया गया बच्चों को। शिक्षा का अधिकार दिया गया, ठीक है। सुरक्षा, असुरक्षा और विपत्ति के समय सबसे पहले जो संरक्षण है और सहायता पाने का अधिकार दिया बच्चों। तो यह कुछ अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं। और अगर मैं भारतीय संविधान की नीति की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन इसको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरे पास ये मैटर लिखा पड़ा है, लेकिन इसको भी हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, जो कारखानों में या खानों या किसी अन्य जोखिम भरे स्थानों में काम वगैरह करते हैं, ठीक है, नौकरी पर उनको रखा जाता है, ठीक है, कारखानों में, तो सरकार ने इस चीज़ पर पाबंदी लगाई है कि भाई उनको नौकरी पर न रखा जाए, इसलिए यहाँ पे नहीं वर्ड आया है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं या 14 वर्ष तक या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको किसी भी कारखानों में, किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे जोखिम भरा काम है वहाँ पे न रखा जाए। तो यह उनके लिए जो संविधान में यह आर्टिकल 24 है, यह मीन्स क्या है, राइट्स देता है बच्चे को, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी में से आ सकता है कि भाई कौन सा आर्टिकल बच्चों को इस चीज़ का राइट देता है कि भाई बच्चे को कारखानों में काम करवाना, ठीक है, इसको मीन्स बंद कर रखा है। तो यह कौन सा आर्टिकल है। सो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो संविधान में आर्टिकल जो 24 है, ठीक है, वो आप याद रखोगे। इसको दोबारा से बता दूंगा मैं, ठीक है, ये मेरे पास लिखे पड़े हैं। और इसके बाद आगे हैं, बच्चों के साथ जो बुरा व्यवहार न हो और उन्हें आर्थिक स्थिति से मजबूर होकर के अपनी उम्र के अनुपयुक्त काम न करना पड़े, इस चीज़ के लिए और उपयुक्त उन्हें अवसर मिले बच्चों को और उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए और उनका प्रॉपर तरीके से एक विकास हो, अनुकूलतम विकास हो। तो यह आर्टिकल 39 नंबर आर्टिकल है जो ई और एफ, ठीक है, ई और एफ, 39 का ई और एफ जो आर्टिकल है वो इस बात को प्रायोरिटी देता है। आगे हमारे पास कह रहे हैं कि इस संविधान के शुरू होने के 10 साल के भीतर सभी बच्चों के लिए, जब तक कि वह 14 वर्ष के नहीं हो जाते, उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य, जहाँ पे शिक्षा की बात आए और निःशुल्क, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन इसको हम बोलते हैं, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात आए तो हमने 21A आर्टिकल याद रखना है, ठीक है, 21A आर्टिकल 21A 21A आर्टिकल आपने याद रखना है यहाँ पे। तो ये 3 क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकते हैं आपके, ठीक है। थोड़ा और अब मैं यहाँ पे एक यहाँ पे ये भी कहा है, ये भी आप क्वेश्चन बन सकता है कि सरकार ने अगस्त 1974 में बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति को स्वीकार किया था, ठीक है, ये आप याद रख लोगे। ऐसे ही मैं थोड़ा और आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं अधिकार वो बता देता हूँ, ठीक है। वैसे तो मैंने थोड़े बता दिए लेकिन अच्छे वे से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे राइट जो कुछ अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज कह रहे हैं दैट आर मीन स्पेसिकली फॉर चिल्ड्रन इंक्लूड, जो कि बच्चों के लिए ही इंक्लूड किए गए हैं कुछ अधिकार, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो हमारे पास देखो, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द 60 to 14 ईयर एज ग्रुप। तो कह रहे हैं यह जो आर्टिकल 20A है उसमें यह बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। कह रहे हैं राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी हैजर्ड्स एम्प्लॉयमेंट टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो यह आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष की उम्र तक बच्चे को कोई भी रोजगार न दिया जाए, ठीक है, रोजगार से उसको सुरक्षा दी जाए, कोई ऐसा रोजगार जिससे उसकी कहीं ना कहीं लाइफ को खतरा हो सकता है। तो 14 वर्ष तक बच्चे को सिंपली कह सकते हैं कि भाई काम नहीं करवाना, ठीक है, कोई ऐसा काम जिससे कहीं ना कहीं उसकी जान को खतरा हो सकता है, वो काम नहीं करवाना। वैसे माता पिता घर के काम करवा सकते हैं, लेकिन मैं उस काम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे जिससे कहीं ना कहीं उसकी जान को खतरा हो जाता है। जैसे कि कुछ बच्चे फैक्ट्रीज में कार्य करते हैं, हमने पीछे एक टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है, जो कि ताला उद्योग में पढ़ा था, ठीक है। ऐसे ही कुछ जो भी रंगों के कारखाने हैं, पेंट्स के कारखाने हैं, उसमें पढ़ा था, ठीक है, जिसमें कुछ एसिड वगैरह में बच्चों के हाथ डूबे रहते हैं। एक बाल श्रम टॉपिक आया था, उसमें हमने ये पढ़ा था, है ना। तो
उस चीज़ों को रोकने के लिए, ठीक है, अनुच्छेद जो हमारा 24 है, आर्टिकल 24 यह बात कहता है। उसके बाद हमने 39E का पढ़ा था, है ना। तो 39 का भी यही कहता है कि भाई जो भी उसके साथ बच्चे के साथ प्रॉपर तरीके का जो बच्चे के साथ जो दुर्व्यवहार है, जो बुरा व्यवहार है, ठीक है, वो ना किया जाए बच्चे के साथ। और यदि उसकी उम्र अभी तक नहीं हुई है किसी कार्य को करने के लिए, तो उसे उस कार्य को करने के लिए भी मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यह आर्टिकल 39 इस बात को प्रायोरिटी देता है। उसके बाद हमारे पास उनको प्रॉपर मौके दिए जाने चाहिए, ठीक है, अपनी स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, अपनी स्वास्थ्य तरीके, अपने आप को एक स्वस्थ तरीके से विकसित करने के लिए, ठीक है, उनको प्रॉपर एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए। और उनको उनके शोषण से, ठीक है, बच्चों को बचाना है। तो यह हमारे लगभग आर्टिकल 39 में यह चीज़ कहता है, ठीक है, यह इसको प्रायोरिटी देता है। आगे हमारे पास राइट टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। तो कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 45 है वह कहता है कि सभी बच्चों को बचपन में उसकी देखभाल करना और उसको शिक्षा का अधिकार, देखो शिक्षा का अधिकार याद रखना है आपने 45 में, ठीक है, 45 में मीन्स और शिक्षा को फ्री और कंपलसरी, ठीक है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, जो शिक्षा है, फ्री शिक्षा और कंपलसरी एजुकेशन, तो यह 21, तो यह आर्टिकल है 21A। तो यह 21A याद रखना है आपने, ठीक है। दोनों को कहीं मीन्स एक समान मत ले लेना, कहीं शिक्षा का अधिकार आए तो आप 21A राइट आंसर दे आओ, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ और यहाँ पे दिए गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो कि भाई राइट टू इक्वलिटी का, ठीक है, समानता का अधिकार, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, तो उसके किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेट मीन्स भेदभाव न किया जाए, ठीक है। तो ये कुछ उनको अधिकार दिए गए हैं बच्चों को, तो ये इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ज़्यादा मीन्स डीपली हो जाएगा तो जस्ट अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, यह आपकी नॉलेज के लिए है, नहीं तो आपने जस्ट जो हमने ऊपर किए हैं ये कर लेना। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो आप, ठीक है। सो गाइस ये था हमारा टॉपिक आज का। आज के लिए मीन्स जो भी सफिशेंट मैटर था वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, इसको मीन्स जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं और जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं उसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। मीन्स अब देखो मैटर है, ठीक है, मैटर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने मीन्स उन चीज़ों को टारगेट करना है जो चीज़ें पेपर में आ सकती है ना। तो फालतू चीज़ों को पढ़ने का भी टाइम किसी के पास होता नहीं है। और आप भी अगर चैनल देख रहे होंगे तो आप भी यही चीज़ देखोगे कि भाई हमने कुछ ऐसी चीज़ें ही देखनी है जो हमारे लिए सफिशेंट हो। तो मैं कोशिश यही करता हूँ यहाँ पे, जो भी मैटर प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई सफिशेंट मैटर है जो वो आपको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। सो अगर जो भी यह मीन्स PDF फाइल्स हैं, तो अगर आप इनकी सॉफ्ट कॉपी चाहते हो तो मेरे को जस्ट व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये PDF फाइल आपको सिंपली भेज दूंगा, क्योंकि कई बार हमारा कुछ रहता है कि भाई ये आप कहाँ से पढ़ रहे हो, ये मैटर है ना। तो ये जो भी बुक्स हैं, तो जो भी बुक्स की यह पिक्चर मेरे पास हैं, तो ये मैं आपको भेज दूंगा इनकी PDF फाइल्स। तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर दो, यहाँ पे दे देता हूँ मैं, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो यहाँ पे आप मीन्स मुझे जस्ट मैसेज कर सकते हो कि भाई हमें PDF फाइल चाहिए, है ना, एंटिटी से रिलेटेड। तो ये साइकोलॉजी का मीन्स जो भी पोर्शन है वो हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो चैनल के साथ जुड़े रहें। लास्ट में वही चीज़ें कि आपको पता है कि भाई हमें, आप भी, मैं आपके लिए कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे आपसे कहीं ना कहीं मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन के लिए मैं जस्ट यही कहूँगा कि भाई चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा, और जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसको प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, और यही लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर जो नए हमारे साथ जुड़े हैं, और डेली जो अपडेट है वीडियो की अगर वो चाहते हो तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।